नमस्कार, टीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानने वाले हैं संभल पुलिस के बाद अब प्रशासन के एक और बड़े फैसले को एक नजर डालेंगे। हरियाणा निगम चुनाव के परिणाम पर बात करेंगे। इंडिया का नाम बदलने पर क्यों मचा है बवाल, जानेंगे। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को भी बात करेंगे। रोहित शर्मा को लेकर संन्यास की आखिर में बात करेंगे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए हाईजैक को लेकर। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को मिला मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रीय दिवस समारोह में हुए शामिल। मॉरिशस का नया संसद भवन बनाने में मदद करेगा भारत। अब एयरटेल के बाद जियो की भी स्पेस एक्स से हुई डील। देश में सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा। मस्क की कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। तमिल एक्टर थलापति विजय के खिलाफ केस दर्ज। मुस्लिम समुदाय के अपमान का लगा आरोप। एक दिन का रोजा और इफ्तार पार्टी की थी आयोजित। होली के ठीक पहले बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा तोहफा। बैंक खातों में भेजा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पैसे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली एम्स से बुधवार को हुए डिस्चार्ज। डॉक्टर्स का किया शुक्रिया। हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरभंगा में जुमे की नमाज के लिए होली में 2 घंटे का ब्रेक। मेयर अंजुम आरा के फरमान पर भड़की बीजेपी, बोली ये आतंकी मानसिकता। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया बजट। बोले जीएसडीपी को 250 लाख करोड़ तक पहुंचाने का है लक्ष्य। पंजाब के अमृतसर में ज्वेलरी शॉप के मालिक पर दिन दहाड़े हुई फायरिंग। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों का अनोखा प्रदर्शन। खुद को जंजीरों में जकड़ा और सिर पर रखी कर्ज की पोटली। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का करीबी गिरफ्तार। रंगदारी के आरोप में हुआ एक्शन। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो एक ही दिन होली और जुमे की नमाज को देखते हुए संभल प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि होली के चौपाई जुलूस वाले रास्तों में पड़ने वाली जामा मस्जिद सहित 21 मस्जिदों पर लेखपालों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही जिले में 1000 लोगों को पाबंद किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। वहीं जुलूस वाले रास्ते में पड़ने वाली जामा मस्जिद सहित 10 मस्जिदों को पन्नी और तिरपाल लगाकर ढका जाएगा। इस बात की जानकारी एएसपी श्री चंद्र ने दी है। आपको बता दें, संभल में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा की दृष्टि से राजस्व कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि 21 लेखपालों को मस्जिदों पर तैनात किया गया है ताकि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा सके और किसी भी विवाद की स्थिति में तुरंत रिपोर्ट की जा सके। उन्होंने कहा, प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्व कर्मियों और पुलिस बल को विशेष निर्देश दिए गए हैं। संभल प्रशासन ने 1000 लोगों को पाबंद करने की प्रक्रिया भी की है, जिससे त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस और प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखने का फैसला किया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी बढ़ा दी गई है और ड्रोन कैमरों से भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन लगातार क्षेत्रीय लोगों से संपर्क कर सद्भाव और भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील कर रहा है।
हरियाणा नगर निगम चुनाव में भाजपा का परचम लहराया है। यहां पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। 10 नगर निगमों पर हुए मेयर चुनाव और उपचुनाव में भाजपा ने 9 पर बाजी मार ली है और कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है। मानेसर निगम में मेयर सीट आजाद प्रत्याशी की झोली में गिरी है। गौरतलब है कि हरियाणा निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव के लिए बुधवार सुबह काउंटिंग शुरू हुई और शुरुआत से ही भाजपा प्रत्याशियों ने बढ़त बना ली थी। जानकारी के अनुसार अंबाला नगर निगम में मेयर के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है। इसी तरह फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल और सोनीपत, हिसार, पानीपत, रोहतक, यमुनानगर में भाजपा के मेयर जीत गए हैं। गुरुग्राम के मानेसर निगम में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार सुंदरलाल को मात दी है। इंद्रजीत यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत की करीबी है और उन्हीं के नाम पर उन्होंने प्रचार किया था। जानकारी के अनुसार हिसार नगर निगम से मेयर के भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पोपली 64,456 वोटों से जीते हैं। भाजपा के प्रवीण पोपली को 96,329 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के कृष्ण सिंगला को 31,843 वोट हासिल हुए। पानीपत में करीब 7 साल के बाद शहर को नई सरकार मिली है। भाजपा ने 26 में से 23 वार्डों पर जीत हासिल की। कांग्रेस 1 और निर्दलीय 2 वार्डों में चुनाव जीते। वार्ड 4 में भाजपा के अनिल बजाज 5,891 वोटों से विजयी रहे, जबकि वार्ड 19 में भाजपा की नेहा शर्मा ने 118 वोटों से जीत हासिल की। भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी कोमल सैनी जीत गई हैं। जीत को लेकर भाजपा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के पास ज्ञापन देने को कहा है। उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय से ज्ञापन पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कह दिया है। केंद्र सरकार के वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने गृह मंत्रालय को पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि ऐसे मामले में फैसला गृह मंत्रालय को लेना होता है। याचिका में सरकार को संविधान में संशोधन करने और इंडिया शब्द के स्थान पर भारत या फिर हिंदुस्तान शब्द रखने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस मामले में पिछली सुनवाई 17 फरवरी को हुई थी। इस दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया था। कोर्ट ने 4 फरवरी की सुनवाई में केंद्र के वकील को मंत्रालय से निर्देश लेने के लिए समय दिया था। आपको बता दें, याचिकाकर्ता नमः ने संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि देश का एक नाम होना चाहिए। संविधान में इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हर कागज पर अलग अलग नाम है। आधार कार्ड पर भारत सरकार लिखा है, ड्राइविंग लाइसेंस पर यूनियन ऑफ इंडिया लिखा है, पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। इससे कंफ्यूजन होती है। नमः इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके थे। याचिका में उन्होंने देश के मूल और प्रामाणिक नाम भारत को मान्यता देने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में संबंधित मंत्रालय को मामले का संज्ञान लेने का निर्देश दिया था, लेकिन मंत्रालय की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। राज्यसभा और लोकसभा में कई मसलों पर लगातार विपक्षी सांसद अपना विरोध जता रहे हैं। बीते दिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा में आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य पासपोर्ट और वीजा आवश्यकताओं, विदेशी पंजीकरण और अन्य संबंधित मामलों को विनियमित करके भारत के आव्रजन कानूनों को आधुनिक बनाना और उन्हें मजबूत करना है। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मणिपुर हिंसा और परिसीमन विवाद को लेकर विवाद गहराया हुआ है। संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा हो रहा है। मंगलवार को तमिलनाडु के कई सांसदों ने परिसीमन में निष्पक्षता के लिए काली शर्ट पहनकर विरोध जताया। वहीं राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ने एनईपी के बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा। एनईपी के तहत 3 भाषा नीति को लेकर संसद में हो रहे हंगामे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक संवेदनशील मुद्दा है। केंद्र को राज्यों की भावनाओं को समझना चाहिए और राज्यों को केंद्र की जरूरतों को समझना चाहिए।
हम राज्यों की मांगों के साथ खड़े हैं। एनईपी में 3 भाषा नीति पर केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम कहते हैं कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहने के दौरान हिंदी को बहुत पहले राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। अन्य सभी भाषाओं को सरकार ने मान्यता दी है। यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है कि कोई व्यक्ति किस भाषा में पढ़ना बोलना ये काम करना चाहता है। विपक्ष केवल राजनीतिक प्रेरणा से एनईपी के खिलाफ है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल ही कर दिया। उनकी अगुवाई में भारतीय टीम 10 महीने में दूसरी बार आईसीसी टूर्नामेंट जीती है। पिछले साल भारत T20 वर्ल्ड कप जीता और अब दुबई में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। ऐसा माना जा रहा था कि रोहित शर्मा इस ऐतिहासिक जीत के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें, कप्तान रोहित शर्मा ने संन्यास नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो अभी खेलना जारी रखेंगे। अब इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि आखिर रोहित ने क्यों संन्यास नहीं लिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग का मानना है कि वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली हार से बाद से ही रोहित शर्मा के संन्यास नहीं लेने की वजह है। पॉन्टिंग ने आईसीसी रिव्यू पर कहा कि मुझे लगता है कि पिछले वर्ल्ड कप में हार और रोहित का कप्तान होना यही वजह है कि वह अभी संन्यास नहीं लेना चाहते हैं। वह एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ODI वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करना चाहते हैं। जब आप उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेलते देखते हैं तो आप कह नहीं सकते कि उनका समय खत्म हो गया है। 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए फाइनल में रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 76 रन की शानदार पारी खेली और शुभमन गिल के साथ 105 रन की शुरुआती साझेदारी की। इससे भारत को 251 रन के लक्ष्य का पीछा करने में मदद मिली और टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल की। इससे पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर रोहित ने इतिहास रच दिया था। वह एकमात्र कप्तान बन गए जिन्होंने अपनी टीम को 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंचाया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ODI वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप, जिसे भारत ने पिछले साल जून में जीता था। पिछले साल बारबाडोस में T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित और विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। इसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों खिलाड़ी वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच 24 घंटे से लड़ाई जारी है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने कल यानी मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया था। क्वेटा से पेशावर जा रहे इस ट्रेन में 425 लोग सवार थे। इन पैसेंजर्स में पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस वाले शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इन लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। आपको बता दें, BLA ने कल 214 यात्रियों को बंधक बनाया था, जिसमें से 155 को रिहा कर लिया गया। बाकी की रिहाई के लिए ऑपरेशन जारी है। लड़ाकों ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने की बात कही। BLA ने बंधक बनाए गए पैसेंजर्स को युद्धबंदी कहा और इनके बदले पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कैदियों, गायब लोगों, लड़ाकों और अलगाववादी नेताओं की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। इसके लिए BLA ने मंगलवार रात 10 बजे पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। BLA का कहना है कि यह फैसला बदलेगा नहीं। जाफर एक्सप्रेस मंगलवार सुबह 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए चली थी। इसके CB पहुंचने का टाइम 1:30 बजे था। इससे पहले ही दोपहर करीब 1 बजे बलूचिस्तान के बोलान जिले के माशकाफ इलाके में हमला हो गया। पिछले साल 25 और 26 अगस्त 2024 की आधी रात BLA ने इस ट्रेन के रूट में कोलपुर और माच के बीच एक ब्रिज को उड़ा दिया था। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए DV न्यूज़ के साथ।